और न्यूज टाइम लेकर मैं हूं इशफाक गौहर। न्यूज टाइम में लगातार हम छोटी बड़ी खबरों का खाका आपके सामने रखते हैं। आज भी न्यूज टाइम को उसी तरीके से हम शुरुआत करेंगे, लेकिन आज जरा सा हटके, क्योंकि आज आपके सामने हम दो तस्वीरें सबसे पहले रखना चाहेंगे, जिसके बाद आप खुद फैसला करेंगे कि मरकज हो या रियासती हुकूमत, जिन्होंने अनलॉक 0.1 का निफाज तो लाया, डू एंड डोंट्स की लंबी फहरिस्त भी रखी, लेकिन क्या उन डू एंड डोंट्स का कहीं पर पासदारी हो रही है? क्या कोई उसको मान रहा है या नहीं? इस बीच 8 तारीख भी हमारे सामने है, जहां पर मजहबी मकामात को खोलने की बात मरकज की तरफ से सामने रखी गई है और बुनियादी सतह पर 13 नुकाती प्रोग्राम एजेंडा जो है वो सामने रखा गया है कि किस तरीके से जिस्मानी दूरी के साथ साथ मास्क, सैनिटाइजर और 10 तरह की चीजें आपके सामने होनी चाहिए। लेकिन ये जो तस्वीरें अभी आपके टेलीविजन चैनल पर आप देख रहे हैं, एक भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के दिल्ली हेड ऑफिस की एक तस्वीर है, जहां पर स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट दोबारा चुना गया नया। लेकिन यहां पर आप देखिए, न तो मास्क है और ना ही फिजिकल डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस, जिसको लेकर मरकजी वजारत सेहत और वजारत सेहत के आला जिम्मेदार लगातार पिछले 3 महीनों से लोगों को समझाते आ रहे हैं। और यह तस्वीर आपके सामने है कि किस तरीके से खुद अरबाब इख्तिदार और हिज़्ब इख्तिदार में बैठी जमात उन सभी पाबंदियों की खिलाफ वर्जी कर रही है जो पाबंदियां खुद मरकजी हुकूमत की तरफ से नाफिज कर दी गई हैं। यह पहला मौका नहीं है जब इस तरीके से बड़ी तस्वीर सामने आई हो। मुख्तलिफ रियासतों से भी इसी तरीके की तस्वीरें जो हैं वो सामने आई है। और उसके साथ साथ ये जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर भी एक बहुत बड़े माने जाने वाले इदारे जगन्नाथ मंदिर की है, जहां पर आज पहला दिन पूजा का था। और यहां पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम साहब के हुक्मनामे के मुताबिक किसी को भी इस तरीके के आने की इजाजत नहीं थी, महदूद लोगों को आने की इजाजत थी। लेकिन यहां दूसरी तस्वीर में मंदिर के अंदर भी पूजा भी हो रही है, मजहबी एतिकाद के साथ अपनी तमाम लवाजिमात को पूरा किया जाता है। लेकिन सवाल वही है कि न तो फिजिकल डिस्टेंस कहीं पर है, न तो मास्क कहीं पर है और ना ही सैनिटाइजर कहीं पर है। बड़ा सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि अगर एक तरफ से सियासी जमातों के रहनुमा दज्जियां बिखेरेंगे, दूसरी तरफ से मजहबी अंजुमनें जिनको 8 तारीख से अपने इदारे खोलने हैं, यानी मजहबी इदारों को खोलना है, उससे पहले हमने देखा कि चंद रियासतों ने खोलने के अहकाम जारी किए थे। अगर ये हमारी हालत है, अगर ये हमारी सच्चाई है, तो आने वाले दिन कोविड-19 के इंतहाई संगीन और खतरनाक हो सकते हैं। क्योंकि जब हम कोविड-19 कोरोना वायरस की बात करते हैं, तो आज के दिन में भी तकरीबन 800 से ज्यादा अभी तक, सुबह से लेकर अभी तक की अगर मैं बात करूं, सिर्फ 8 या 9 घंटे की अगर मैं बात करूं, दिल्ली के आसपास के एरियाज की बात करूं, तो 800 से 900 के बीच में टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। और जब आप पूरे मुल्क की बात करेंगे, पूरे मुल्क के अंदर हजारों की तादाद में आज के दिन भी टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आए हैं। हजारों लोगों को आज भी क्वारंटाइन रखने के लिए कहा गया है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन हो, चाहे वो हॉस्पिटल क्वारंटाइन हो या होम क्वारंटाइन हो। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर जो बातें हम कह रहे हैं, एसी रूम्स में जो हम फरमान बनाने की कोशिश करते हैं, जमीनी सूरत हाल क्या यही है कि हम उनका पालन नहीं करते हैं, हम उनको मानते नहीं है? यह इंतहाई संगीन सूरत हाल है। यह तो मुल्क की सूरत हाल हमने आपको बताई थी, लेकिन अब जरा जम्मू कश्मीर की बात आपको बताते चले। जम्मू कश्मीर के अंदर भी सूरत हाल जो है वो इंतहाई संगीन बनी हुई है। वहां पर भी हर दिन टेस्ट्स का आना मुसलसल जारी है और एक नहीं, 2 नहीं, 100 150 टेस्ट्स पॉजिटिव आ रहे हैं। और पहले यह माना जा रहा था कि शायद लोग बाहर से सफर करके आए हैं, इसलिए टेस्ट्स पॉजिटिव आ रहे हैं। लेकिन अब सूरत हाल कुछ और है, क्योंकि जब माहिरीन की बात को सही तरीके से नहीं समझा जाएगा तो आने वाले दिन इंतहाई संगीन और खतरनाक हो सकते हैं। जी हां नाजरीन, इस बात को मैं इसलिए शिद्दत के साथ बता रहा हूं क्योंकि 2 बड़े माहिरीन की बातें आपके सामने रखूंगा। एक वो माहिर जिसने अपनी जिंदगी पूरी तरीके से कोविड-19 के रुकाव और उसके रोकथाम के लिए लगाई, जो एचओडी है हमारे
चेस्ट डिजीज अस्पताल श्रीनगर के डॉक्टर नवीद नजीर, उनका मानना है कि अगर हमने गाइडलाइंस को इसी तरीके से तार तार किया तो आने वाले दिनों में हमारे लिए जम्मू कश्मीर के अंदर सूरत हाल इंतहाई संगीन हो सकती है। और इसी तरीके से अगर हम देखें और भी जो दीगर डॉक्टर साहिबान ने डॉक्टर एसोसिएशन कश्मीर की बात को अगर हम देखें तो उनका मानना है कि अगर हमने सही तरीके से और सही सिमत में फॉलो नहीं किया तो आगे न तो हमारे पास जगह मिलेगी क्वारंटाइन की और ना ही हमारे पास अस्पतालों के अंदर कोई जगह होगी। क्यों? इसके पीछे दो कारण है। एक, टेस्ट पॉजिटिव, बस इस बात को समझ लीजिए। उसके बाद हम ग्राउंड जीरो पर चलेंगे। सईद रूफ फारूकी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ माहिर, हमारे साथ और भी लोग जो है वो ज्वाइन करेंगे, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन अगर एक पेशेंट सिर्फ हमारा पॉजिटिव होता है तो उसके कॉन्टैक्ट जो ट्रेस किए जाते हैं वो तकरीबन 50 के आसपास होते हैं। और ये 50 के आसपास के कॉन्टैक्ट को जब आप ट्रेस करते करते चलेंगे तो ये समझ लीजिएगा कि 100 या 200 लोग अगर होंगे तो कितनी बड़ी परेशानी आपके सामने होगी, स्टेट के सामने होगी। इसलिए 8 तारीख को आप मजहबी मकामात जब खोलेंगे तो कोविड-19 का कहर और कोविड-19 की परेशानियां दिमाग में रखिएगा, क्योंकि यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर महदूद वसाइल के बीच इस वक्त काम कर रही है। हमारे साथ सईद रूफ फारूकी ज्वाइन कर चुके हैं, मेरे साथ डॉक्टर सोहेल नायक भी ज्वाइन कर चुके हैं, डॉक्टर एसोसिएशन कश्मीर के सदर है। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरीके के ट्वीट सामने आए हैं, चाहे वो आपकी तरफ से ट्वीट आया हो या डॉक्टर नवीद नजीर साहब की तरफ से ट्वीट सामने आया हो, क्या मैं ये मानूं कि आज के दिन इतनी ज़्यादा संगीन सूरत हाल है कि अगर इसको नहीं समझा गया तो आने वाले दिनों में इंतहाई संगीन सूरत हाल हमारे सामने होगी? जी देखिए इशफाक साहब, जो भी दुनिया के मॉडल है या गवर्नमेंट इंडिया की जो रिकमेंडेशन है और कई बार के स्टेट्स में जो इम्प्लीमेंटेड भी है, वो ये है कि जो भी पेशेंट्स एसिम्प्टोमेटिक कंटैक्ट्स है उनको होम क्वारंटाइन किया जाए। ये देखिए बहुत ज़रूरी है होम क्वारंटाइन करना। इसका ये मतलब होता है, देखिए अगर हमें कहीं एक पॉजिटिव पेशेंट मिलता है और जब हम उसको बोलते हैं कि आपके कंटैक्ट्स कितने हैं, वो ऑन एन एवरेज मैंने देखा कि वो 50 लोगों के करीब होते हैं। देखिए मैं आप साइट में एक एग्जांपल करता हूं, वो कैसे। देखिए पिछले दिन हमने पटन में कोविड पॉजिटिव मदर जो थी उसका टेस्ट एविटेड था, अचानक वो हॉस्पिटल में इमरजेंसी में उसने लैंड किया, उसका ऑपरेशन हुआ, नेक्स्ट डे उसका टेस्ट आता है पॉजिटिव। उसके बाद जितनी भी डॉक्टर्स टीम उसके साथ इन्वॉल्व हुई वो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन में चली गई। उसके बाद जिस वार्ड में वो बैठी वहाँ की जितने भी पेशेंट्स एडमिट थे उनके अटेंडेंट्स थे, तो टोटल मिला के ये 67 लोग इनको एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन में लिया गया। तो यहाँ पर हमें ये सोचना है, अगर एक पेशेंट से 67 लोग एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन में जाते हैं तो कुछ सवाल यहाँ उठते हैं, क्या हमारे पास उतने बेड्स है यूटी में? दूसरा सवाल ये उठता है, गवर्नमेंट उन पे जितना भी एक्सपेंडिचर करते हैं वो सारे जो क्वारंटाइन लोग हैं वो इस मैनेजमेंट से सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि वो उनका ये मानना है कि उनको ना कोई सिम्टम है ना कुछ है, उनको क्वारंटाइन नहीं बल्कि इम्प्रिजनमेंट में रखा गया। तो इशफाक साहब, जैसे हम आगे आगे बढ़ रहे हैं, पेशेंट्स की एक बड़ी स्पाइक हमें रोज मिलने को मिलती है, तो जितने भी हमें पेशेंट्स मिलते हैं तो पॉसिबली उतने ज्यादा कंटैक्ट्स भी उनके होते हैं, तो कि नंबर थाउजेंड्स में चला जा रहा है कंटैक्ट्स का। तो यहाँ पर ये सवाल निशान हो रहा है कि अगर गवर्नमेंट तमाम लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन में रखेंगी तो जितने भी हमारे यहाँ स्ट्रक्चर्स है गवर्नमेंट के, प्राइवेट या पब्लिक में, तो वो तो धीरे धीरे क्रम्बल हो जाएंगे। अगर हम क्रम्बल हुए इस इनिशियली इस पैंडेमिक को मैनेज करने में, तो वो जो है उसके काफी जो है संजीदा नताइज हमें देखने को मिलेंगे। तो डॉक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर का ये मानना है कि जितने भी लोग जो है हमें सिंड्रोमिक अप्रोच करना चाहिए। जो भी ट्रैवलर बाहर से आता है उसका टेस्ट लिया जाए, हमें उसके खिलाफ बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उसको होम क्वारंटाइन किया जाए। उसके डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है उसको थोड़ा एमिट करके यूटी लेवल पे उसमें ये बताया जाए, अगर कोई भी ट्रैवलर या कोई भी जो प्राइमरी कंटैक्ट है अगर वो होम क्वारंटाइन के रूल्स को फॉलो नहीं करता है तो उसको कुछ इम्प्रिजनमेंट या कोई फाइन होना चाहिए। उसके बाद ये जरूरत है कि जो होम क्वारंटाइन का जो प्रोटोकॉल है, जो उसके मेजर्स है, हमें
डॉक्टर्स को, मीडिया को, गवर्नमेंट को, बजाज को, डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर को, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को हमें हर जगह जाके थ्रू मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, हमारे जो CHOs होते हैं, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स, वो घर घर जाके लोगों को पढ़ाएंगे कि होम क्वारंटाइन के मेजर्स कैसे उठाए जाते हैं। यानी कुल मिलाकर आपका मानना है कि देखिए आने वाले दिन जो है वो इंतहाई संगीन हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके की नहज में अभी कोविड-19 जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहा है, उसमें हमने अपने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को तरमीम करनी पड़ेगी, और बजाय ये कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव हॉस्पिटल क्वारंटाइन सबको भेजें, उसमें एक अच्छी खासी तादाद ऐसी भी हो सकती है जिन्हें हम एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन के बजाय होम क्वारंटाइन कर सकते हैं, और सिचुएशन को थोड़ा हम कंट्रोल करेंगे ताकि जिन लोगों को जरूरत अस्पताल की है उन्हें अस्पताल लाया जा सके। मानना है, देखिए हमें हॉस्पिटल में उन पेशेंट को रखना है जिनके सिम्टम्स होंगे, जिनको हॉस्पिटल की जरूरत होगी। हम आज हॉस्पिटल में हमने किनको आइसोलेट करके रखा है? वो सारे एसिम्टोमेटिक है, वो बिल्कुल वहां खाना खा रहे हैं, आराम से नमाज पढ़ रहे हैं, मोबाइल अपने एंड्रॉइड फोन देख रहे हैं। वो उन्होंने अननेसेसरली हमारे हॉस्पिटल्स को ओवरबर्डन करके रखा है। तो हमारा ये मानना है कि अगर हम इस पॉलिसी को शिफ्ट नहीं करेंगे, अगर हम इस पॉलिसी में शिफ्ट नहीं लाएंगे, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइन है अगर हम इसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे इस पॉइंट पे, तो हमारे हॉस्पिटल जो है वो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट की वजह से ओवरबर्डन हो जाएंगे, और उससे क्या होगा, जो एक्चुअल पेशेंट है जिसको रिक्वायरमेंट है हमारी नहीं मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सोहेल नायक हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बड़ी बात आपने बताई कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट जो है उसको घर में रखा जाए, इसलिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में तरमीम भी लाई जाए, और साथ साथ इन सभी चीजों की एक बड़े पैमाने पर तशहीर भी हो कि कौन लोग अस्पताल के लिए जाएंगे और कौन लोग घर में पड़ेंगे। सही रूप के पास चलते हैं, क्योंकि आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। अभी तक जो एदाद-ओ-शुमार हमारे पास है, 80 से ज्यादा सिर्फ कश्मीर सूबे से टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। सही रूप बताइएगा, क्या कुछ आंकड़े आपके पास है? कोविड-19 का ग्राफ लगातार पिछले 72 घंटों की अगर मैं बात करूं तो बढ़ रहा है। इस बीच अमवात शरह भी लगातार हो रही है, और आज श्रीनगर में एक और मौत। देखिए गौर, आज के दिन के हवाले से बात है तो तादाद जो है वो आज भी बढ़ रही है। एक रिपोर्ट 153 केस, मगर ऑफिशियली जो है वो 78 केस जो है पॉजिटिव आई है, ऑफिशियली है, मगर 153 की बातें हो रही है, जिसमें जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है वहाँ से 64 केसेस पॉजिटिव आए हैं, और JVC बेमना लैब से 13 पॉजिटिव केस आया है। इसमें गौर मैं बताऊँ आपको कि शुपियाँ से जो GMC की हम बात करें 26 पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं, और श्रीनगर से 16 पॉजिटिव केस। मतलब कुछ ऐसे इलाके हैं जो हॉट जोन बने हुए हैं और जहाँ से तादाद अभी बढ़ रही है। चाहे हम श्रीनगर की बात करें, श्रीनगर में काफ़ी ज़्यादा केसेस जो है बढ़ रहे हैं। और जैसे डॉक्टर साहब की बात में सुन रहा था, डॉक्टर साहब ने कहा कि जिस तरह ओवरबर्डन ऑफ हॉस्पिटल को किया जाएगा, और मैं आपको बताऊं कि एक पेशेंट को जब किसी हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है उसके साथ तो 50 या 20 लोग जो होते हैं जो उसके अटेंडेंट होते हैं या उसको देखरेख करने के लिए जाते हैं। ऐसे केस भी हमारे सामने आए कि एक जो उनका पेशेंट है वो पॉजिटिव आया है, फिर जो भी लोग उनको वहां पे देखने गए हैं वो पॉजिटिव आए हैं, और फिर उनकी सारी फैमिली को। तो कुल मिलाकर अभी केसेस का आना लगातार जारी है, और दहशत का माहौल भी पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर बना हुआ। सईद रूप, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के। लेकिन यहाँ पर कोविड का कहर खत्म नहीं हो रहा है, इंतजामिया भी कमर बस्ता है, और इंतजामिया ने जहाँ पहले ही ये कहा था कि जब भी आप बाहर आएंगे अनलॉक 1 के दौरान तो 2-3 चीजों का आप ख्याल रखिएगा। एक, सोशल डिस्टेंस का आप ख्याल रखिएगा, मास्क पहनिएगा और सैनिटाइजर हाथ में रखिएगा। उधमपुर के अंदर क्या कुछ आज हुआ, जरा वो तस्वीरें भी आप दिखा दीजिए कि आज इंतजामिया किस तरीके से उधमपुर के अंदर कमर बस्ता थी, और तकरीबन आधे दर्जन से ज्यादा लोगों को आज एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन में भेजा गया। और एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन सिर्फ इसलिए भेजा गया कि उनके पास न तो मास्क था और ना ही सैनिटाइजर था। हमारे पास सुमित शर्मा इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। सुमित, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बड़ी कार्रवाई हुई है, क्या कुछ कार्रवाई है और इसके कितने अच्छे नतीजे आप देख पा रहे हैं ग्राउंड पर? जी गौर, लगातार जिला प्रशासन जिस तरह से जो लोग हैं एकाएक जिस तरह से दिशा निर्देशों का पालन का यहाँ पे वेलना करते दिख रहे हैं। लगातार कोरोना योद्धा दिन रात एक किए हुए हैं कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए। वही दूसरी ओर कुछ नासमझ लोग अभी भी ऐसे हैं जो बेवजह अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, दिशा निर्देशों का यहाँ पे अवहेलना कर रहे हैं, आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज जिला प्रशासन ने लगभग 10 से 15 के बीच में उधमपुर में जो नासमझ लोग हैं उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन में डाला है। कड़े निर्देश, कड़े कदम प्रशासन की तरफ से यहाँ पे खास तौर पे स्पष्टता से, सटीकता से एक संदेश है हर उस शख्स के लिए जो कहीं ना कहीं कोरोना महामारी के लिए जहाँ प्रशासन दिन रात एक हुए हैं,
वहीं ये लोग कहीं ना कहीं उसके पे सवालिया निशान खड़े करते दिख रहे थे। तो ये भी बताइएगा कि आज क्या कोई और पॉजिटिव केसेस आए हैं, और जो रेड जोन और कंटेनमेंट जोन थे क्या उनमें कोई लाइन चेंज हुई आज? जी गौर, बिल्कुल जिस तरह से कल देखा गया एक 24 कोविड-19 पॉजिटिव केस पाए गए थे, आज भी उधमपुर से 19 के करीब कोरोना पॉजिटिव केसेस प्रकाश में आए हैं, जिनमें 5 जो है वो सुरक्षा कर्मी बताए जा रहे हैं। और साथ ही साथ रेड जोन एरिया की अगर बात करें, ऑरेंज जोन जिस तरह से उधमपुर ऑरेंज जोन नहीं चल रहा है, तो कहीं ना कहीं अब प्रशासन इस विचार में है कि रोस्टर बेसिस पे कहीं ना कहीं दोबारा उधमपुर प्रशासन जाने की सोच रहा है। जिस तरह से पहले जो रियायत थी लोगों को दी जाती थी, अब शायद इन कोरोना संक्रमण के एकाएक केसेस को देखते हुए प्रशासन उसी और रुख करता दिख रहा है। गौर, चलिए बहुत शुक्रिया सुमित हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। प्रशासन और सख्ती के साथ एनफोर्स कर सकते हैं कुछ और चीजें, लेकिन जम्मू की क्या कुछ सूरत हाल, कितने केसेस अभी तक है, आसिफ अपडेट कीजिएगा, क्योंकि कल हमने देखा जम्मू में भी फिगर जो था वो शूट अप हो रहा था और काफी ज्यादा केसेस सामने आ रहे थे। बिल्कुल, कल जहां 63 केसेस सामने आए थे और आज भी ये मामला 50 के ऊपर अभी तक पहुंच चुका है। हालांकि अलग अलग जो अभी तक आंकड़े सामने आ रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं मुख्तलिफ हॉस्पिटल से या क्वारंटाइन सेंटर से जहां जहां आज दिन के केसेस सामने आए हैं, अभी तक की जो कंफर्मेशन हो पाई है, जैसा 19 उधमपुर से अभी सुमित बता रहे थे, इसमें 9 अगर अभी तक ऐड करें कठुआ के हैं, 5 रांसी डिस्ट्रिक्ट से सामने आए हैं, 9 केसेस अभी तक रामबन से सामने आए हैं जहां पर 70 के पार इस वक्त तादाद पहुंच चुकी है। राजौरी से 3 केसेस अब तक, जब हम अपडेट कर रहे हैं तो 3 केसेस और भी रिपोर्ट शाम तक आनी बाकी हैं। पुंछ से भी 4 केसेस अभी तक रिपोर्ट जो किए गए हैं, और इसके अलावा 4 जम्मू से जो देर रात आए थे नानक नगर इलाके से। तो कुल मिलाकर अभी तक 53 केसेस की तादाद जो है जम्मू प्रोविंस से सामने आए हैं। और शाम आते जब ऑफिशियल कंफर्मेशन आएगी इंफॉर्मेशन के सेंटर की तरफ से और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन हेल्थ अथॉरिटीज इस पर कंफर्मेशन करेंगी, तो यह आंकड़ा आज शायद और भी ऊपर जा सकता है। ओवरऑल केसेस इस वक्त 788 जम्मू प्रोविंस के अंदर पहुंच चुके हैं। जम्मू प्रोविंस की जब हम बात करते तो जम्मू में काफी लो ग्राफ था, लेकिन अचानक वहां पर भी बढ़ना शुरू हो गया जब से लोगों का बाहर से आना शुरू हुआ है। लेकिन जब आप फिगर्स देखेंगे तो पता लगता है कि जनाब ये सारे लोग वो नहीं है जो बाहर से आए हैं, बल्कि ये एसिम्प्टोमिक भी है लोग जिन्हें अब पॉजिटिव लेकर एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन में डाला जा रहा है या किसी न किसी तरीके से फिजिकल या सोशल कांटेक्ट में वो आए थे। लेकिन लद्दाख की क्या कुछ सूरत हाल है? यूनियन टेरिटरी लद्दाख के अंदर आज हुकूमत के खिलाफ एहतजाज हुआ है, इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज हुआ। और एहतजाज किन लोगों ने किया? जो क्वारंटाइन के अंदर है। किन लोगों ने किया? जो डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ है। और उनका मानना है कि इंतजामिया जिस तरीके से लगातार उनके मुतालबात को नजरअंदाज कर रही है और रेड टेपिज्म यानी अफसरशाही को परवान चढ़ा रही है, उससे आम लोगों को काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सीधे इसाक के पास चलते हैं। इसाक, अपडेट कीजिएगा। यह पहला मौका नहीं है जब लद्दाख यूनियन टेरिटरी के करगिल इलाके के अंदर अस्पताल के इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज हुआ हो। आज न सिर्फ इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज हुआ बल्कि पूरी यूटी गवर्नमेंट के खिलाफ एहतजाज हुआ है। क्या कुछ तफसीलात है? जी गौहर, एक तरफ से लद्दाख के अंदर कोविड-19 के पॉजिटिव केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। अगर आज के आपको अपडेट दे, आज 3 कोविड-19 के पॉजिटिव केसेस आए हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं लद्दाख के कारगिल जिले में, उन्होंने आज कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल के बाहर उन्होंने प्रोटेस्ट किया। उनका डिमांड ये था कि जिस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से उनको जो आइसोलेशन वार्ड है या कोविड हॉस्पिटल है वहां पे ठीक तरह से फैसिलिटी मुहैया नहीं किया गया है, तो उनका कहना था कि पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर दोनों को बराबर फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाए। उनका दावा और इल्जाम ये था कि डॉक्टर्स को फैसिलिटी तो दिया जा रहा है लेकिन पैरामेडिकल स्टाफ को फैसिलिटी नहीं दिया जा रहा है, तो इक्वली उनको फैसिलिटेट किया जाए इंतजामिया की जानिब से। तो वहाँ पे जब हमने जो सीएमओ से बात की तो सीएमओ ने मीडिया फेस करने से इनकार किया। तो इसके बाद से हमने डिप्टी कमिश्नर कारगिल से भी बात की और चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर कारगिल से भी बात की, तो उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल के लिए उन्होंने एश्योरेंस दिया है कि उनके लिए फैसिलिटेट किया जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि जिस तरह से लद्दाख के कारगिल जिले में अब जो है कोविड-19 के हवाले से जो मेडिकल फील्ड में काम कर रहे पैरामेडिकल जो स्टाफ हैं, नर्सेस हैं, वो भी पॉजिटिव आया है और डॉक्टर्स भी पॉजिटिव आया है कोविड-19 के। इसके बाद से उन्होंने कहा कि जो डॉक्टर्स को होटल में आइसोलेट किया गया है और पैरामेडिकल स्टाफ को कोविड हॉस्पिटल में आइसोलेट किया गया है, तो उनका डिमांड ये था कि डॉक्टर्स को भी आइसोलेट किया जाए कोविड हॉस्पिटल में। और उन्होंने ये कहा कि जो पैरामेडिकल स्टाफ को आइसोलेट किया गया है कोविड हॉस्पिटल में, वहाँ पे उनके लिए
प्रॉपर फैसिलिटी मुहैया नहीं किया चलिए, गया बहुत है। बहुत गवर्नमेंट शुक्रिया की ऐसा जानिब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए कि फैसिलिटियों का फुकदान है। जैसे डॉक्टर साहब ने पहले ही कहा था कि अगर आप किसी को भी क्वारंटाइन करेंगे तो सवाल कहीं ना कहीं उठेंगे। अब ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में सवाल नहीं उठ रहे हैं, बल्कि यूनियन टेरिटरी लद्दाख से भी इसी तरीके के सवाल उठ रहे हैं। अब जब लद्दाख की बात चली है तो सरहदों की बात भी हम करते चले, क्योंकि सरहदें लगातार आग उगल रही हैं और सरहदों पर बड़े पैमाने पर कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। पिछले 7 दिन की अगर हम बात करें तो जम्मू सूबे के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया गया है और जिस दौरान पिछले 48 घंटों के दौरान एक नामालूम मिलिटेंट भी मारा गया है, जिसके कब्जे से हथियार और गोला बारूद बरामद करने का पुलिस ने दावा भी किया है। लेकिन जब हम पुंछ, मेंढर और आसपास के इलाकों की बात करते हैं तो पिछले 7 दिन से लगातार वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और सर्च ऑपरेशन चलाने के पीछे जो इंटेलिजेंस जराया खबर बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि शायद बड़े पैमाने पर दरअंदाजी हुई है, क्योंकि वहां पर नाजंग मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई थी और उस नाजंग मुआहदे खिलाफ वर्जी के दौरान हो सकता है दरअंदाजी हुई हो और उन्हीं दरअंदाजों को ढूंढने के लिए बड़े पैमाने पर यह ऑपरेशन शुरू किया गया है, जो अभी आखिरी इत्तला मिलने तक भी जारी था। जल्दी से अब जरा जमशीद मलिक हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। जमशीद, अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात आपके पास है? जी गौर, बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के हालात दिन ब दिन अब कशीदा होते जा रहे हैं। जहां पहले ये कहा जाता था कि दरअंदाजी की कोशिशें की जा रही हैं, मगर इस बार दरअंदाजी जरूर हुई है, क्योंकि जिस तरह कल रात को मैं कालाकोट में एक मिलिटेंट को हलाक किया गया, उसके बाद ये मजीद मिलिटेंटों के होने की भी इतला सामने आई। उसके बाद कालाकोट के बड़े पैमाने पर इलाके में कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चल रहा है। दूसरी तरफ अगर हम मेंढर की बात करें तो मेंढर में आज चौथे रोज भी लगातार बड़े पैमाने पर वसी इलाके में सर्च ऑपरेशन फौज की तरफ से चलाया जा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल के हालात कशीदा हुए और इसमें यह कहा जा रहा था कि पाकिस्तान की तरफ से जब भी गोलाबारी की जाती है इसमें दरअंदाजी की कोशिशें करवाई जाती हैं, मगर इस बार कोशिशें नहीं हुई हैं, इस बार दरअंदाजी हुई है, जिसका मकसद सिंपल यही है कि कालाकोट में जो एक मिलिटेंट मारा गया, जिसके कब्जे से एक AK-47, 3 मैगजीन, 4 हैंड ग्रेनेड, मिनी एंटी पर्सनल 4 डेटोनेटर 4, एक मोबाइल और एक पाकिस्तानी सिम कार्ड भी मिला है। दूसरी तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल पर हालात इससे भी कशीदा होते जा रहे हैं कि सुंदरबनी सेक्टर में देर रात को एक बार फिर पाकिस्तान और इंडिया पाकिस्तान के दरमियान होने वाली गोलाबारी के दरमियान एक फौजी जवान जहां बाग हुआ है, जो तमिलनाडु से बताया जा रहा है, जो पहले जख्मी हुआ और उसके बाद आज इसकी सुबह इंतकाल कर गया। इस तरह लाइन ऑफ कंट्रोल पर हालात दिन ब दिन अब कशीदा होते जा रहे हैं। जहां बहुत शुक्रिया जमशीद मलिक हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगातार हालात जो है वो कशीदा है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से नाजंग मुआहदे की खिलाफ वर्जी की जा रही है। लेकिन लद्दाख पर इस वक्त सबकी नजर रहेगी, क्योंकि लद्दाख में कल एक बार फिर आला कमांडर्स मिलेंगे। लेफ्टिनेंट लेवल के कमांडर्स एक बार फिर कल लद्दाख के अंदर मिलने जा रहे हैं, यानी ड्रैगन फोर्सेस और इंडियन आर्मी के बीच कल एक बार फिर मीटिंग होगी। और पिछले 30 दिन के दौरान अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 1 दर्जन मकामात पर यह मीटिंग्स हुई हैं, चाहे ब्रिगेड लेवल की हो, लेफ्टिनेंट कर्नल लेवल की हो या इस तरीके के ऑफिशियल्स की लेवल पर मीटिंग हो, लेकिन ज्यादा कोई मामला वहां पर बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन कल की मीटिंग से पहले एक अच्छी बात आज चाइना से सुनने को मिली है और डिफेंस एक्सपर्ट और जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री है उनके जो ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन है उनका मानना है कि जितने भी मामला भारत के साथ लगे हैं वो बातचीत के जरिए से ही उनको सुलझाना चाहते हैं और उन्हें उम्मीद है कि जितने भी सरहदी मामले हैं भारत के साथ उन्हें मुज़ाकरात के जरिए हल किया जाए। तो फिलहाल हमारे साथ कर्नल सतीश वैद साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वैद साहब ज्वाइन करने के लिए। कल लेफ्टिनेंट जनरल लेवल पर मीटिंग होने जा रही है, 10 राउंड ऑलरेडी हो चुके हैं, कल 11वां राउंड है। क्या उम्मीद हम करें, क्योंकि लगातार डिफेंस लाइन पर अगर हम देखते हैं जिस तरीके से आपने बैटल फील्ड्स को देखा है, जो तैयारियां चाइना के ड्रैगन फोर्स की तरफ से वहां पर की गई है, जैसे हमने भी यहां से अपना मोर्चा संभाला है, इस बीच क्या यह लॉकडाउन उसी तरीके से खत्म हो सकता है जिस तरीके से डोकलाम का हुआ था, या यह और आगे खींच सकता है? देखिए ऐसा है कि ये पोजीशन जो खराब हुई है वो 1 जून के बाद बिल्डअप हुआ दोनों तरफ से और सिचुएशन जो बदल गई। एफर्ट हमारी ये है कि जो मई की पोजीशन है वो स्टेटस को बरकरार रखी जाए, जिसके लिए अभी तक डिफरेंट लेवल पर बातचीत हुई है। मेजर ब्रिगेडियर और मेजर जनरल लेवल पर कोई उससे हल निकल नहीं पाया। देखने वाली बात यह है कि जो
फिंगर एरियाज है जो असली जिसके बारे में ज़्यादा ये डिस्प्यूट है और गलवान वैली में, उसमें जो एलओसी है उस पे ये सारा मतलब कशमकश है। जो एलओसी की जो सिचुएशन है उसको चेंज करने के मद्देनजर उन्होंने आगे आके ऑक्यूपाई कर लिया फिंगर 4 तक, 8 से फिंगर 4 तक उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया। हमारी जो मांग ये है कि हम फिगर 8 तक हमारा एलओसी है और वो फिंगर 4 तक एलओसी मानना चाहते हैं। तो उन्होंने बिल्डअप करा और हमने भी जवाब दिया, हमने भी बिल्डअप करा। नौ बिल्डअप होने से जो ग्राउंड लेवल पे, टेक्टिकल लेवल पे तो हमने अपना जो पावर थी वो दिखा दी है। अभी कल की जो मीटिंग है, जो कि पहले कभी भी पास्ट में इतने हाई लेवल की मीटिंग दोनों कंट्रीज में कभी नहीं हुई है जी। ये एक हिस्टोरिकल चीज है कि कल की मीटिंग जो है इतने हाई लेवल पर हो रही है। पर मेरा अपना ख्याल है कि ये मीटिंग जो है ये ग्राउंड बन रहा है ताकि इस मामले को सुलझाया जाए पॉलिटिकल लेवल पर या एनएसए लेवल पर या उससे नीचे जो सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी लेवल पर। तो ये हो सकता है कि कल ये सारी बात जो है बिल्कुल सोल्यूशन नहीं निकले, बट ये ग्राउंड बनाया जाएगा। उसके मद्देनजर उन्होंने भी जैसे स्टेटमेंट दी है कि वो भी चाहते हैं कि ये सारा सोल्यूशन ये जो प्रॉब्लम है हल हो। और देखने वाली बात ये है कि इस वक्त चाइना में अंदरूनी भी प्रॉब्लम चल रही है, फिर ये महामारी की प्रॉब्लम आ गई, तो मल्टी प्रॉब्लम के बीच ये बड़ी परेशानी है। लेकिन अभी जो हम, बहुत शुक्रिया आपका कर्नल साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। हमारे जो चाइना के ऑफिशियल सोर्सेज या एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बात सामने आ रही है वो ये है कि मेजर जनरल लिu लिन कल बातचीत के लिए सामने आएंगे और उनके सामने होंगे लेफ्टिनेंट जनरल हरदीप सिंह जो वहां पर इंचार्ज है, और कल ये बातचीत जो है वो शुरू होगी। लेकिन बातचीत का सिलसिला अपनी जगह चले न चले, लेकिन जब हम देश की बात करते हैं तो यहां पर एक और मामला भी है। लॉकडाउन के बीच मजदूर हमेशा रो रहा था। अगर आप देखें लॉकडाउन जिस दिन हुआ था, जिस दिन अनलॉक हुआ, लगातार सरकार ने यह कहा कि मजदूर के लिए बहुत सारा काम किया गया और मजदूरों की घर वापसी हो चुकी है। और रेलवे वजीर पीयूष गोयल साहब ने यहां तक भी कहा कि अब तो स्टेट्स ट्रेन मांग नहीं रहे हैं, इसलिए श्रमिक ट्रेनों को रोका जाए। लेकिन कोर्ट ने आज पोल खोल दी। कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, डेडलाइन दे दी है, रहमत जल्दी से बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने आज मामले में सुनवाई करते हुए कहा है कि तमाम रियासतों को 15 दिनों का वक्त दिया गया है, मरकजी सरकार को भी 15 दिनों का वक्त दिया गया है कि इस बीच जितने भी मजदूर फंसे हुए हैं उन तमाम को अपनी अपनी रियासत वापस लाया जाए। एक दूसरा सबसे अहम पॉइंट ये था कि इन तमाम मजदूर जब वापस अपने घरों को आ रहे हैं तो इनके रोजगार को लेकर के, इनकी दीगर बुनियादी जो परेशानियां उसके हल के लिए क्या कुछ इंतजाम है, इन तमाम चीज़ों का बाकायदा तौर पर रोड मैप तैयार करके रिपोर्ट के साथ, सबूत के साथ सुप्रीम कोर्ट में जमा किया जाए 15 दिनों के अंदर। इसे भी जमा करना है। तीसरा सबसे अहम पॉइंट जो बाकायदा तौर पर वकील की जानिब से उठाया है कि जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, इन मजदूरों के रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अब तक के बहुत ही मुश्किल रहा। ये वजह है कि रजिस्ट्रेशन बड़ी तादाद में नहीं हो पाए, जिसकी वजह से आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस मोहतात अंदाज में यह कहा जा रहा है कि अभी भी 2 लाख मजदूर है जो घर नहीं पहुंचे। जी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार से पूछा गया कि आप जब 1 करोड़ या 1.5 करोड़ मजदूरों को वापस लाने की बात करें तो हमें यह बताइए कि अभी कितने मजदूर फंसे हुए हैं जो घर आना चाह रहे हैं। तो ये तादाद आंकड़े नहीं दिए गए सुप्रीम कोर्ट को बाकायदा तौर पर, जिस पर हैरानी का इजहार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम 15 दिनों के अंदर तमाम स्टेट को कहते हैं कि आपको कितनी ट्रेनें चाहिए अपने मजदूरों को वापस भेजने के लिए, बुलाने के लिए, ये आप हमें लिख कर, यानी 15 दिन का समय, 15 दिन की डेडलाइन सभी स्टेट्स को है कि अपने लोगों को वापस लाइए, लेकिन डेडलाइन है 15 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट के सामने एफिडेविट दिए। हमारे साथ अब्दुल भी ज्वाइन करेंगे जल्दी से, क्योंकि एचआरडी मिनिस्ट्री की भी एक बड़ी बात है। एचआरडी मिनिस्ट्री ने कहा कि जनाब यूपीएससी के इम्तिहानात इस बार थोड़ा सा लेट होंगे। डिटेल्स बताएंगे रहमत आपको? अब्दुल नबी सर जी, 31 तारीख को होने थे, 31 मई को ये यूपीएससी के एग्जाम होने थे, अब पोस्टपोन्ड हो गई है और तमाम अलग अलग डेट्स आई हैं। 5 तारीख को इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रोग्राम है प्री का, 5 जनवरी को, और ये सिलसिला जारी रहेगा। 5 जनवरी को है, एक 19 जनवरी
जनवरी को है, फिर फरवरी को, ये रहेगा 20 दिसंबर तक चलेंगे ये एग्जाम। अलग अलग होंगे, कुछ प्री के एग्जाम रहेंगे, फिर मेंस के एग्जाम होंगे, और इंटरव्यू जो कंडक्ट किया जाएगा, जो 2019 में इंटरव्यूज होने थे वो भी पोस्टपोन्ड हो गए, और अब वो 23 मार्च से वो आने वाले समय में इंटरव्यू होंगे। नेक्स्ट ईयर जी 2022 के बाद ही इंटरव्यूज होंगे। हाँ, जो 2019 में इंटरव्यू रह गए थे वो अब मतलब नेक्स्ट 2020-21 में ही होंगे वो। चलिए, हाँ। ये तो बात थी यूपीएससी इम्तिहानात के हवाले से, लेकिन यहाँ पर वक्त न्यूज़ टाइम का हुआ चाहता है ख़त्म। कल आपसे करेंगे फिर बात बड़े मुद्दों के साथ, लेकिन आप प्रोग्राम को देखते रहिएगा और अपना फीडबैक हम तक ज़रूर पहुँचाइएगा।